कितने यूनिट्स बेचें ताकि हमें सेल्स का के ऊपर 8% प्रॉफिट हो। जब तक हम यूनिट्स नहीं निकालेंगे हमें सेल्स नहीं पता चलेगी, जब तक सेल्स नहीं निकालेंगे हमें प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, तो हम यूनिट्स नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब यूनिट्स फाइंड करने के लिए हमें सेल्स चाहिए ताकि हम निकाल पाएंगे उस पर कितना प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए, सेल्स फाइंड करने के लिए यूनिट्स चाहिए। सो देयर इज लूप फॉर्मेशन, हम हमेशा एक्स यूज करते हैं उसके लिए। लेट द रिक्वायर्ड सेल्स क्वांटिटी बी एक्स यूनिट्स। एक्स यूनिट्स अगर हम सेल करें तो हमें 8% ऑफ सेल्स जितना प्रॉफिट हो ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, एक्स यूनिट्स। इफ वी आर सेलिंग एक्स यूनिट्स, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 7.5 रुपीज। एक यूनिट से 7.5 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो एक्स यूनिट से हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 7.5 एक्स माइनस फिक्स कॉस्ट, minus fixed cost which is at present 1,50,000. Presently the fixed cost are 1,50,000. This is again up to 80%. अगर above 80% की बात करें तो हमारे फिक्स कॉस्ट हो जाएंगे 1,70,000. Contribution will be the same. हो सकता है अगेन दोनों रेंजेस में ऐसे पॉइंट हो जहां पर हमें 8% ऑफ सेल्स जितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम दोनों रेंजेस को ही कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं। दिस विल बी अवर प्रॉफिट 7.5x माइनस 1,50,000। दिस शुड बी इक्वल टू 8% ऑफ सेल्स, और सेल्स कितनी होगी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25 रुपीज एंड वी आर सेलिंग एक्स यूनिट्स, तो सेल्स है 25x, इसका 8% जितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर इस रेंज में देखें तो प्रॉफिट इज 7.5x माइनस 1,70,000 विच शुड अगेन बी इक्वल टू 25x का 8%। दोनों के केस में आप यूनिट्स निकाल सकते हो। निकालिए द वैल्यू ऑफ एक्स। $12,000 और इसमें कितना, $13,600। नाउ अगेन दिस इज नॉट फीजिबल। हम जिस रेंज की बात कर रहे हैं उसमें 32,000 से ज्यादा यूनिट्स बनेंगे, जबकि यहाँ पर आंसर आ रहा है कि आप उस रेंज में उस कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ 13,600 यूनिट्स बनाओ। ये भी फीजिबल नहीं है। कौन सा वाला, दिस विल बी 2x, so we'll have 5.5x is equal to 1,50,000. The other one will be 309,000. X is equal to 1,50,000 divided by 5.5 कितना, 273 30,909। ये वाली रेंज है 32,000 तक के यूनिट्स की, ये 32 से ज्यादा के यूनिट्स की, तो मतलब 32,000 से ज्यादा यूनिट्स ही आने चाहिए इसमें,
तो ही पॉसिबल है, अगेन दिस इज नॉट फीजिबल। हमारा आंसर होगा 27,273 यूनिट्स। अगर हम 27,273 यूनिट सेल करेंगे तब हमें 8% ऑफ सेल्स जितना प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्टिविटी लेवल नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 95,000। अब हमें दिया है डिजायर्ड प्रॉफिट इज 95,000। डिजायर्ड प्रॉफिट yes 95,000. So again we will find desired sales on in both the ranges up to 32,000. This will be 95,000 plus the fixed cost which is 1,50,000 divided by contribution per unit which is 7.5. Desired profit plus fixed cost divided by contribution per unit. 32,667। अभी देखो रेंज क्या थी हमारी 32,000 और आया है 32,667। 32,000 से ज्यादा जैसे ही आपने यूनिट्स बनाए कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो ये वाला फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। इसका मतलब दिस टाइम दिस इज नॉट फीजिबल। ये क्वांटिटी हमें डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं दे सकती। फॉर द सेकेंड रेंज इफ वी कैलकुलेट डिजायर्ड सेल्स अबव 32,000 यूनिट्स, इसको भी आप टेबल में बता सकते हो ऐसे दो कॉलम करके। So we'll have 95,000 plus 1,70,000 desired profit plus fixed cost divided by contribution will be 7.5. 35,333. This will be the answer. ये इसी रेंज में है। मतलब अगर हमें 95 का प्रॉफिट चाहिए हम 32,667 नहीं 35,333 यूनिट्स बनाएंगे। Next, what should be the selling price per unit if break-even point is to be brought down to 40% of capacity level? अब हमें दिया हुआ है हमें ब्रेक इवन कितना चाहिए 40% कैपेसिटी लेवल पे, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट शुड बी, अभी हम 80% कैपेसिटी लेवल पे हैं तब 32,000 यूनिट्स बनाते हैं, तो जब 40,000 कैपेसिटी लेवल पे होंगे तब कितने यूनिट्स बनाते होंगे 16,000। 32,000 इज 80%, तो 40% कितना होगा 16,000। इतना हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। वी शुड बी एबल टू अचीव अवर ब्रेक इवन एट 40% कैपेसिटी लेवल, ऐसा बोला गया है। आपको 40% कैपेसिटी पर ब्रेक इवन करना है, मतलब 16,000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट आना चाहिए। अब आप सेलिंग प्राइस कितना डिसाइड करोगे? नाउ यू आर रिवाइजिंग द सेलिंग प्राइस। ओके, हमें सेलिंग प्राइस ही रिवाइज करना है। जब हम 16,000 पे ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं मतलब फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल और 1,50,000 अप टू 80% की बना रहे हैं हम, तो फिक्स कॉस्ट 1,50,000 एप्लीकेबल है। सो इफ वी गो फॉर द फॉर्मूला ब्रेक इवन क्वांटिटी, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, मतलब सेलिंग प्राइस चेंज हो गया है, सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब ब्रेक इवन क्वांटिटी हमें मालूम है, फिक्स कॉस्ट हमें मालूम है, तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन क्वांटिटी इज 16,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, जोर से बोलो। 9.375। दिस इज द रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, इतना हमें चाहिए। सेलिंग प्राइस में चेंज करने को बोला है
वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिए गए ऑलरेडी. सो वी हैव 9.375 प्लस 17.5 थे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट वाले पॉइंट में ही हमने निकाला था. सो अवर सेलिंग प्राइस पर यूनिट शुड बी केप्ट एज 26.875. अगर हम इतना सेलिंग प्राइस रखते हैं तो हम ब्रेक इवन कर पाएंगे एट 40% कैपेसिटी. समझ में आया? एनी डाउट्स? लिख लो. Question number 7th is your homework. Question 8. A pharmaceutical company produces formulations having a shelf life of 1 year. The company has an opening stock of 30,000 boxes on 1st January 2005. Shelf life सिर्फ 1 ही साल है और ओपनिंग स्टॉक दिया है. क्या हम ऐसा करते होंगे कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको बाद में बेचें, पहले करंट प्रोडक्शन बेचेंगे? नहीं ना, शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड है, तो हम पहले पुराना स्टॉक बेचते होंगे ताकि खराब नहीं हो जाए. करंट प्रोडक्शन हम बाद में बेचते होंगे. दैट मीन्स वी मस्ट बी फॉलोइंग फीफो. फीफो हम फॉलो करते होंगे. बोला गया 30,000 यूनिट्स तो थे ओपनिंग में एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1,30,000 बॉक्सेस एज वाज इन द जस्ट एंडेड ईयर ऑफ 2004. तो लास्ट ईयर में भी हमने 1,30,000 बॉक्सेस ही प्रोड्यूस किए. इस साल भी हमारा प्लान ऐसा ही है कि हम 1,30,000 बॉक्सेस ही प्रोड्यूस करेंगे. एक्सपेक्टेड सेल वुड बी 1,50,000 बॉक्सेस. 150 का सेल होगा, तो हम बोल सकते हैं 150 जो सेल होगा उसमें पहले तो ओपनिंग वाला हम बेचेंगे क्योंकि शेल्फ लाइफ कम है, तो पहले हम पुराना वाला बेचेंगे. ओपनिंग जो 30,000 पड़ा है, 150 में से 30 तो हम ओपनिंग में से बेचेंगे, बाकी का जो 120 बचेगा दैट विल बी फ्रॉम दी करंट ईयर्स प्रोडक्शन. ये समझ में आया? देन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हैज वर्कड आउट एस्केलेशन इन कॉस्ट बाय 25% ऑन वेरिएबल कॉस्ट एंड 10% ऑन फिक्स कॉस्ट. कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट में 10% फिर 25% का इंक्रीज हुआ है और फिक्स में 10% का इंक्रीज हुआ है.
फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर 2004 इज ₹40 पर यूनिट। 2004 का है ये, हम अभी प्रेजेंट ईयर हमारा 2005 है, 2004 इज द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से इस साल में 10% से फिक्स कॉस्ट बढ़ गए। लास्ट ईयर का फिक्स कॉस्ट दिया है ₹40 पर यूनिट, तो इसका मतलब इस साल का कितना होगा? वेरी गुड। Fixed cost is always constant. तो फिर ये गलत है क्वेश्चन। मतलब ऐसा कि अगर रेंट मैंने एक साल फिक्स कर दिया 10,000 रुपीज, तो 10 साल तक उतना ही रहेगा। They do not vary with quantity, but they are not constant forever. They can change. But do they change on per unit basis? Totality. टोटालिटी बेसिस। तो अगर ये दिया गया है 10% फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो पर यूनिट में इंक्रीज होगा क्या? 1,30,000 जो लास्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन था, मल्टीप्लाइड बाय ₹40 जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दिया है, उसमें 10% से इंक्रीमेंट हुआ होगा, ना कि पर यूनिट। सो रहे हो सबके सब, चेंज ही नहीं हो सकता फिक्स कॉस्ट। New price announced for 2005 is ₹100 per box. This is for 2005 the selling price. Variable cost on opening stock is ₹40 per unit. Opening stock का दिया है ये, और हमें बोला गया है कि वेरिएबल कॉस्ट में भी 25% का इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा मतलब पिछले साल जो कॉस्ट थे उससे ज्यादा होगा, तो इस साल के वेरिएबल कॉस्ट कितने होंगे? 40 प्लस 25% मतलब ₹50। वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज होगा दैट विल बी ऑन पर यूनिट बेसिस। फिक्स कॉस्ट में जब भी कोई चेंज दिया जाएगा दैट वुड बी ऑन टोटालिटी बेसिस। ध्यान रखना ये। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ब्रेक इवन फॉर द ईयर 2005। 2005 के लिए हमें ब्रेक इवन निकालना है। नाउ एज आई सेड, केवल फॉर्मूला रट लेने से काम नहीं होगा। We have to understand what break even actually means. Break even मतलब no profit, no loss, where our total contribution is equal to our total fixed cost. The point where we are able to recover our total fixed cost, हमारा contribution just recover कर पाता है हमारे fixed cost को, that point we call as break even. Okay? हमने sales start करी, टोटल हमें मालूम है 1,50,000 यूनिट्स हमें सेल करना है। सेल इज टोटल 1,50,000, लेकिन हमें यह भी दिया है कि शेल्फ लाइफ केवल एक ही साल है। एक ही साल है तो हम पहले वो यूनिट्स बेचेंगे जो हमारे ओपनिंग स्टॉक में पड़े, अदरवाइज साल खत्म हो जाएगा और उन यूनिट्स की तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो पहले हम सेल करेंगे जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है, मतलब इन 1,50,000 के अंदर पहले हम ओपनिंग स्टॉक के 30,000 यूनिट सेल करेंगे। उसके बाद बाकी जो 120 की हमें रिक्वायरमेंट आएगी दैट विल बी सोल्ड थ्रू करंट प्रोडक्शन। ये हम करंट प्रोडक्शन में से बेचेंगे। ये तो क्लियर है? ओके। अब रेवेन्यू हमें 150 पे मिल रहा है और रिकवरी पहले पुराने स्टॉक से हो रही है, उसके बाद करंट स्टॉक से। तो ये जो 30,000 यूनिट्स है इन पे कंट्रीब्यूशन भी पुराने कॉस्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे मिल रहा है, ना कि करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो केवल करंट वेरिएबल कॉस्ट, करंट फिक्स कॉस्ट निकाल के आप अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो रिकवर कर रहे हो, फर्स्ट योर रिकवरी इज डन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर स्टॉक, तो पहले कंट्रीब्यूशन उससे मिल रहा है। फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट ही मानते हैं मार्जिनल में, मतलब फिक्स कॉस्ट तो करंट ईयर का ही लगेगा जो हमें रिकवर करना है। फिक्स कॉस्ट को तो हम डिफरेंशिएट करते ही नहीं है, उसको हम चार्ज नहीं करते ना कि इतने यूनिट्स हमने उस साल बेच दिए, इतने यूनिट्स इस साल बेचे, एब्जॉर्ब नहीं करते। वी डू नॉट डिवाइड द फिक्स कॉस्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, किस पीरियड में कितने सेल किए। हम फिक्स कॉस्ट जितने भी हमने इनकर किए टोटल उसी ईयर का एक्सपेंस उसे मान लेते हैं। हमें टोटल हमने इस साल जो फिक्स कॉस्ट इनकर किए उतनी रिकवरी करनी है,
ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर हम अपने प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट की जस्ट रिकवरी कर पाए। बट वो रिकवरी कैसे होगी? पहले रिकवरी होगी लास्ट ईयर के स्टॉक से जिसका कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग था, जहां पर वेरिएबल कॉस्ट कुछ और लगा था, उससे जो रिकवर हो गया वो हो गया। उसके बाद जो बचा वो हम करंट ईयर के स्टॉक से रिकवर, करंट ईयर के प्रोडक्शन से रिकवर करेंगे। ये समझ में आया? तो देखो फिक्स कॉस्ट हमें रिकवर कितने करने हैं, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द फिक्स कॉस्ट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के फिक्स कॉस्ट कितने बोला है? लास्ट ईयर के फिक्स कॉस्ट से 10% इस साल के फिक्स कॉस्ट हमारे बढ़ गए। और लास्ट ईयर फिक्स कॉस्ट कितने थे? तो लास्ट ईयर इट्स गिवन दैट द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वाज 40। दिस इज पर यूनिट, पर यूनिट में तो ये बढ़ेगा नहीं, ये तो टोटालिटी में बढ़ेगा। अगर बोला है बढ़ गया तो पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल फिक्स कॉस्ट। लास्ट ईयर में हमने बनाए थे 1,30,000 यूनिट्स और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वाज 40, मतलब प्रीवियस ईयर का टोटल फिक्स कॉस्ट इतना होगा। इसमें देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% फॉर द करंट ईयर। ये समझ आया? इस पॉइंट में कोई डाउट? तो हमारे करंट ईयर के फिक्स कॉस्ट कितने हो जाएंगे? 57,20,000. These will be the fixed cost for current year. The point where our total contribution matches this 5720, that point will be our break even point. Okay? तो हमें उतने यूनिट्स निकालने हैं जो हम सेल करें ताकि टोटल कंट्रीब्यूशन इसके बराबर हो। लेकिन हम दो तरीके से सेल कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक से और करंट प्रोडक्शन से, और दोनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 40 था, यहाँ पर 50 हो गया। सेलिंग प्राइस तो हमारा इसी साल का एप्लीकेबल होगा क्योंकि हम इसी साल बेच रहे हैं ना, लेकिन ये पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था। जो चीज आप बेच रहे हो 100 में, यहाँ पर आपने इनकर किया था उसके लिए 40 रुपीज, वही चीज के लिए आप इस साल 50 रुपीज, इन यूनिट्स के ऊपर 50 रुपीज इनकर कर रहे हो। ओके, तो दोनों से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। पहले हम बेच रहे हैं इन यूनिट्स को, तो ब्रेक इवन जब हम अचीव करेंगे, हम स्टार्टिंग से सेल देखेंगे। हम शुरू कर रहे हैं सेल करना, ब्रेक इवन थोड़े टाइम के बाद होगा। जब हमने शुरुआत करी सेल करने की, तब हम ये वाले यूनिट सेल कर रहे हैं, पहला कंट्रीब्यूशन हमें इनसे मिला। ओके, कितना कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा? सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक 30,000 यूनिट्स है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 100 और कॉस्ट उन पे लगा है 40 रुपीज, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 60। तो 30,000 यूनिट्स के ऊपर हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 18 लाख। मतलब ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट हमने इनकर किए थे, उनमें से 18 लाख की रिकवरी तो ओपनिंग स्टॉक से हो गई। बाकी की रिकवरी हमें करंट प्रोडक्शन से करनी होगी टू अचीव अवर ब्रेक इवन। ये समझ में आया? तो कंट्रीब्यूशन टू बी रिकवर्ड, टू बी अर्न्ड फ्रॉम करंट प्रोडक्शन टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट, दिस विल बी 57,20,000 minus 18 lakh. That is how much? 39,20,000. इतनी रिकवरी हमें करंट ईयर के प्रोडक्शन से करनी है। अब करंट ईयर का जो प्रोडक्शन है ये वाला, इस पे कितना कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है? इतना टोटल चाहिए, और एक यूनिट से कितना मिल रहा है? तो एक यूनिट बनाने में लगता है वेरिएबल कॉस्ट 50 करंट ईयर में, और सेलिंग प्राइस है आपका 100, मतलब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन यू आर अर्निंग 50 रुपीज। कितने यूनिट्स बेचोगे सो दैट यू आर एबल टू रिकवर दिस मच अमाउंट? इतना कंट्रीब्यूशन अर्न कर लो। क्वांटिटी टू बी सोल्ड फ्रॉम करंट प्रोडक्शन to achieve break even point, 39,20,000 divided by 100 minus 50,
17 लाख 78,400 इतने यूनिट्स आपको बेचने होंगे फ्रॉम दी करेंट प्रोडक्शन, तब जाके आपके टोटल जो कंट्रीब्यूशन मिला है दैट विल बी इक्वल टू योर टोटल फिक्स कॉस्ट एंड यू विल बी कॉल्ड एज यू हैव अचीव्ड द ब्रेक इवन। समझ में आया? इसका मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ? तो ये तो 30 बेचे प्लस ये 78,400 बेचे, सो मतलब योर ब्रेक इवन क्वांटिटी विल बी 30,000 प्लस 78,400। ये ब्रेक इवन नहीं है, द ब्रेक इवन इज 1,08,400 यूनिट्स। इतना अगर बेचोगे तब जाके आप ब्रेक इवन अचीव कर पाओगे। क्लियर है? एनी डाउट्स? श्योर? लिख लो एंड रीड क्वेश्चन 9।